केस में H1B to ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है that is actually really breaking families apart. So what is the scenario then? I will give you truthful and complete picture of what can happen and what you should expect. मैं ना तो मोटिवेट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ना डीमोटिवेट कर रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं मैं वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। This is Chaitanya Sambhara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इन यूएस के बारे में। उस वीडियो पर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि चलो कोई तो सच्चाई बता रहा है, लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत आ रहा था। वो क्रिटिसिज्म खासकर उन लोगों से आ रहा था जो कि अभी तक यूएस नहीं आए हैं और जो एस्पायर कर रहे हैं यूएस आने के लिए, या फिर वो लोग जो रिसेंटली यूएस आए हैं। वो कह रहे थे कि मैं नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ और मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ लोगों को यूएस आने से, और इस तरह का क्रिटिसिज्म आया। और रिसेंटली मैंने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये डिस्कस किया कि यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं एंड व्हाई इज़ यूएस बेटर व्हेन इट कम्स टू अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड जर्मनी। उस वीडियो में मुझे अगेन अप्रिसिएशन आया उन लोगों से जो कि यूएस आने के लिए एस्पायर कर रहे हैं या रिसेंटली आए हैं, लेकिन वो लोग जो कि यूएस में ऑलरेडी हैं बहुत टाइम से और जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों ने क्रिटिसिज्म देना शुरू कर दिया कि आप क्यों इतना फॉल्स होप्स दे रहे हो लोगों को, क्यों झूठे दिलासे दे रहे हो। देखिए, बात यह है कि दोनों के दोनों व्यूज़ सही हैं और दोनों के दोनों व्यूज़ में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। सो व्हाट इज द सिनेरियो देन? आई विल गिव यू ट्रूथफुल एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज, जो रिसेंट वीडियो में मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म आया कि इतना बड़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहा है यूएस को, यूएस का पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में इमिग्रेशन ईजी है, यूएस इज़ नो लॉन्गर अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पता नहीं क्या क्या। इस लॉजिक को समझाने के लिए मैंने नंबर्स और ग्राफ्स दोनों दिखाए थे, फिर भी वही क्रिटिसिज्म आया। अरे यार, थोड़ा समझ के देख भी तो लो। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर उसी स्टोरी को अगर मैं गेम के एंगल में समझाऊं, ठीक है, तो आई होप कि ज़्यादा लोग उसको समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे। तो ये रहा गेम का सिनेरियो। जब मैंने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, मैंने नंबर्स दिखाए, ग्राफ्स दिखाए, फिर भी कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आई। वो लोग फिर भी कहते रहे कि देखो, यूएस में तो इमिग्रेशन इतना हार्ड है, लेकिन अगर दूसरी कंट्री में चले जाए वहाँ पर इमिग्रेशन ईजी है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों झूठे दिलासे दे रहे हो यूएस के फेवर में। देखो, अब मैं एक दूसरा तरीका यूज़ कर रहा हूँ वही पॉइंट समझाने के लिए। मान लो हम एक गेम खेल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 बास्केट्स हैं। बास्केट नंबर 1, 2, देन वी हैव 3। ये 5 बास्केट्स में हमें बॉल डालना है, ठीक है। और अगर आप बास्केट नंबर 1 में बॉल डाल लेते हैं तो आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स, ठीक है। एंड 4, सबसे बड़े बास्केट में अगर आपने बॉल डाला तो आपको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, राइट। सबसे छोटे बास्केट में अगर आपका बॉल गिरा तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अब इस गेम के थ्रू आप सिंपल लॉजिक समझिए। कितने लोग बास्केट नंबर 1 में बॉल डाल देंगे, और ये भी इमेजिन करिए कि सभी लोग साथ में बॉल्स डाल रहे हैं। देखिए, बास्केट नंबर 1 है जो कि सबसे स्मॉल कैपेसिटी है, ये जल्दी फिलअप हो जाएगा और आप इसमें बॉल डालें, आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जिसका बॉल गया उसको 5 पॉइंट्स मिले, ठीक है। लेकिन कितने लोगों के बॉल्स चले जाएंगे उसमें, क्योंकि जगह ही कम है भाई बॉल्स कलेक्ट करने के लिए। तो मान लो यहां पर 4 बॉल्स गिरे। बास्केट नंबर 2 में थोड़े ज्यादा लोगों का बॉल गिरेगा, लेकिन आपका पॉइंट्स कम है। करते 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 जब हम बास्केट नंबर 5 पे आते हैं, जिसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बॉल्स डाल पाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका पॉइंट्स कम है। तो जिसने भी बास्केट 5 को टारगेट किया, उसका चांस ज्यादा है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा उस बॉल को बास्केट में गिराने के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट कम होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उसी बास्केट में बॉल डाल पा रहे हैं। यही सिंपल लॉजिक है अपॉर्चुनिटीज के रिलेशन में यूएस और दूसरी कंट्रीज का। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ये मानते हैं कि बास्केट नंबर 1 है लेट्स से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जॉब से कितनी है भाई, कितनी जॉब्स हैं वहां पर, कितने लोग जॉब कर लेंगे। और अगर मान लो ये भी कहते हैं कि परमानेंट रेसिडेंस इजीली मिल जाता है, जो कि मान ली बात, ठीक है, वहां पर अगर आपका जॉब नहीं तो करोगे क्या उस परमानेंट रेसिडेंस का, करोगे क्या उस ग्रीन कार्ड का।
अब दूसरी बात ये भी समझने के लिए है कि अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट दे दे कि हम वहां पर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, पेट्रोल पंप खोल लेंगे, रेस्टोरेंट खोल लेंगे। देखो, सिंपल बात समझो, ऑस्ट्रेलिया का जो रियल एस्टेट प्राइस है बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आपको ये सब करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल भी होना चाहिए। तो और भी बहुत कम लोग हैं जो कि वो कर पाएंगे कि अपना रेस्टोरेंट खोल लें। कोई उसके लिए आपको स्पेस रेंट करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। उतना पैसा होता कितने के पास है? और हमारे जैसे लोगों के लिए ये सब अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएस, जो कि सबसे बड़ा बास्केट है, जिसके पास दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कम मिलेगा क्योंकि यूएस में इमिग्रेशन इतना टफ हो गया है अभी, यहां पर आपको ग्रीन कार्ड मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन आपका बॉल तो गिर रहा है उस केस में, उस यूएस के बास्केट में आपको कुछ तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। तो बस यही मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था। In the second scenario, let us consider a software engineer in, let's say, Bangalore, India. ठीक है, उसको H1B का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है so that he can come here and work for a few years and hopefully if he can get a green card and settle down, great, or else he will go back, whatever not. आप उसको जाकर ये कहो कि देखो, आपको यूएस में जॉब तो मिल गया है, आप यूएस में H1B वीज़ा पर जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में या जो भी पोजीशन में। देखो, वहाँ पर आप मत जाओ क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। आपको कई साल रहने के बाद वापस आना पड़ जाएगा। तो वो क्या कहेगा आपसे? ऐसा तो नहीं कहेगा ना, अच्छा कुछ सालों के बाद मुझे वापस बेंगलोर आ जाना पड़ जाएगा इसलिए मैं यूएस जाऊँ ही ना, इसलिए चलो अच्छी बात है मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा कोई कहेगा क्या? नहीं ना। देखिए, सिंपल पॉइंट समझने के लिए ये है कि ह्यूमन नेचर में है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, हम चाहते हैं दुनिया देखना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भले ही लिमिटेड टाइम के लिए ही क्यों ना मिले, आप क्यों नहीं लोगे वो अपॉर्चुनिटी? अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, अगर आपको 3 4 5 6 साल भी रहने को मिल गया तो क्यों नहीं लोगे वो अपॉर्चुनिटी? अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेकर अगर आप इंडिया में ही रह जाते हो तो वैसे भी आपको वापस उसी जगह पे आना है जहां पर आप ऑलरेडी हो। तो अगर आप यूएस नहीं गए तो वही बेंगलोर में रह के आपने क्या नया सीख लिया, क्या नया देख लिया? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दुनिया देखने का, एक एडवांस्ड कंट्री देखने का, तो क्यों नहीं लोगे वो अपॉर्चुनिटी? एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस आउटकम? कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप थोड़े बहुत पैसे बचा के वापस आ जाओगे, वहीं पे तो वापस आओगे जहां आप ऑलरेडी हो। अगर आप नहीं जाते हो तो भी उसी जगह पर रहने वाले हो। तो ये तो लॉजिक हुआ नहीं कि किसी को डिस्करेज करना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कम टू द यूएस, यू शुड ऑलवेज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट सिनेरियो में ये देखते हैं कि ऐसे लोग जो कि यूएस में पढ़ाई करने आए हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री, then let's say they're unable to get a job. What will happen? That could be an unfortunate case if you had spent a lot of money and you are still not able to get H1B. इस केस में वही बास्केट्स में बॉल्स डालने वाला गेम अप्लाई होता है। चांसेस आर बेटर इन द यूएस देन अदर कंट्रीज, दैट्स द होल पॉइंट। Now, let's say you are a student and you get into H1B. Now you are equivalent to any professional who directly comes for a job. You are both on H1B. उसमें भी दो सिनेरियो हैं, जिसमें पहले सिनेरियो में आपके बच्चे हैं जो कि इंडिया में बॉर्न हुए थे और आप उनको यूएस लेकर आए, और उनके साथ क्या हो सकता है। एंड इन सेकंड केस आपके बच्चे यूएस में पैदा हुए, तब क्या हो सकता है। दोनों सिनेरियोस को अभी हम कंसिडर करते हैं। इस केस में H1B टू ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है, दैट इज एक्चुअली रियली ब्रेकिंग फैमिलीज अपार्ट। आपने यहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया और आपने ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया। जब आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया, you and your spouse are included in your application and your children are included in your application as long as they are younger than 21 years of age. और जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपके बच्चे और आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड सभी आपके एप्लीकेशन में पार्ट होते हैं। नाउ, अगर ऐसा हुआ कि आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस लंबा चलता गया, जो कि अभी हो चुका है, अभी तो 100 साल से भी ज़्यादा बीत जाएंगे, आपको शायद ग्रीन कार्ड ना मिले। उस केस में हो क्या रहा है कि जब आपके बच्चे 21 ईयर्स एज को टच करते हैं, देन दे कैन नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन। उनको खुद का अपना वीज़ा लेकर आना पड़ेगा, डिपेंडेंट वीज़ा पे अब वो नहीं रह सकते। तो इफ़ दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, दे हैव टू गो बैक टू इंडिया एंड देन फ्रॉम इंडिया दे नीड टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश स्टूडेंट वीज़ा और अ वर्किंग वीज़ा। मेजॉरिटी केसेस में होता ये है कि जो बच्चे होते हैं जिनको अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला है थ्रू देयर पेरेंट्स, वो कॉलेज स्टार्ट कर लेते हैं यूएस में, बट बाय द टाइम दे फिनिश देयर कॉलेज दे आर 22-23 ईयर्स ऑफ एज। और उन्होंने 21 ईयर्स का एज जब क्रॉस कर लेते हैं, दे हैव टू लीव द कंट्री, दे हैव टू गो बैक टू इंडिया
एंड कम बैक ऑन स्टूडेंट वीज़ा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इनफैक्ट जब मैंने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो हमें ये वीज़ा ऑफिसर को प्रूव करना होता है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू इमिग्रेट एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो स्टडी देयर एंड आई विल कम बैक वंस माई स्टडीज आर ओवर। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स यूएस में नहीं हैं, वो तो ये फैमिली टाइज प्रूव कर सकते हैं कि चलो माई पेरेंट्स आर इन इंडिया एंड देन आई विल कम बैक आफ्टर फिनिशिंग माई ग्रेजुएशन व्हाट नॉट। ये बच्चे कैसे प्रूव करेंगे वीज़ा ऑफिसर को? अगर ये कहते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग माई स्टडीज आई विल कम बैक एंड आई एम नॉट इंटेंडिंग टू इमिग्रेट, द फैक्ट इज दैट समबडी हैड ऑलरेडी फाइल्ड फॉर योर ग्रीन कार्ड बिफोर, ठीक है, और आपके पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन चल रहा है यूएस में ऑलरेडी, और आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आप वहाँ पर इमिग्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहे और इसीलिए आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलना चाहिए? ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट मैं खुद 3-4 केसेस ऐसे जानता हूँ व्हेन चिल्ड्रन एज्ड आउट, उन्होंने 21 ईयर्स की एज को क्रॉस किया, इंडिया वापस गए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया और वीज़ा ऑफिसर ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पेरेंट्स का ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा था। ऐसे ज़रूरी नहीं कि डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन गुड चांसेस आर देयर कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए क्योंकि आप प्रूव ही नहीं कर सकते कि आप इमिग्रेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो उस केस में क्या होता है, आपको इंडिया में किसी और फैमिली मेम्बर के साथ रहना पड़ जाएगा या रूममेट्स लेकर रहना पड़ जाएगा, जबकि आपके पेरेंट्स यूएस में हैं और वो अपना जॉब छोड़ के भी आना नहीं चाहेंगे क्योंकि इंडिया में उनको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा क्या पता, वहाँ पर तो उनका स्टेबल इनकम तो है। तो वो लोग कैसे इस पूरे सिचुएशन को मैनेज करेंगे भाई? तो उनके पास अगला ऑप्शन यही हो पाता है कि जो भी उनका प्रोसेस चल रहा है ग्रीन कार्ड का, उसको छोड़ो, इंडिया में वापस आओ और फिर से जॉब ढूंढना स्टार्ट करो। And now you can understand why this is a very unpleasant and dangerous situation. अब इसी केस में नेक्स्ट सिनेरियो ये इमेजिन करते हैं कि चलो आपके बच्चे इंडिया में नहीं बॉर्न हुए, वो यूएस में बॉर्न हो गए। अगर वो यूएस में पैदा होते हैं तो वो बॉर्न सिटीजन्स हो जाते हैं। अब उनका ये ग्रीन कार्ड का ऐसा कोई इशू नहीं होता, उनके पास सीधा यूएस पासपोर्ट आ जाता है। उस केस में भी फैमिलीज कैसे ब्रेक हो सकती हैं? देखिए, पॉइंट ये है कि जब आपके बच्चे यूएस सिटीजन पैदा होते हैं यहीं पर, तब आपको उनके वीज़ा का कोई इशू तो फेस करना नहीं पड़ेगा यूएस में रहते हुए, लेकिन आपका अपना जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो हो सकता है कि लंबा चलता जाए, ठीक है। और उस दौरान अगर आपका वीज़ा कभी डिक्लाइन हो जाता है, H1B रिन्यूअल नहीं हो पाता और यू गेट लेड ऑफ, यू हैव ओनली 60 days टू फाइंड अ जॉब। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब इन 60 days, यू हैव टू लीव द कंट्री। ठीक है, आपके बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन कहाँ रहेंगे वो लोग आपके बिना? वो तो छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, सिटीजन्स हैं, दे हैव ऑल द राइट टू स्टे, बट यू बीइंग अ पेरेंट हैव टू टेक योर चिल्ड्रन विथ यू। आप थोड़ी 4 साल के बच्चे को यूएस में अकेला छोड़ दोगे, जाओ स्कूल जाओ, आप बच्चे को वापस लेकर जाओगे ना। लेकिन अगर आपका जॉब नहीं जाता है, आपका ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है चलता जा रहा है, एंड देन you are actually okay because your children are independent of visa issues, तब अगर आप ये होप करते हो कि जब आपके बच्चे सिटीजन्स हो जाएंगे तब आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर देंगे, वो केस भी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि फॉर अ चाइल्ड टू स्पॉन्सर देयर पेरेंट्स फॉर ग्रीन कार्ड, दे हैव टू बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 21 ईयर्स की एज को क्रॉस करेंगे तभी आपके लिए ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और उस केस में जल्दी ग्रीन कार्ड बन सकता है। लेकिन सिर्फ 21 ईयर्स एज क्राइटेरिया नहीं है, उनको 21 ईयर्स एज होना होता है और उनका इनकम इतना सफिशिएंटली हाई होना चाहिए कि वो ये प्रूव कर सके कि दे कैन अफोर्ड टू स्पॉन्सर यू, ठीक है। और उसके लिए पर पेरेंट उनको शायद कुछ तो अमाउंट होता है, I'm not too sure, around $20,000, ऐसा कुछ तो $25,000 पर पेरेंट दिखाना होता है। तो उनका अपना सपोर्टिव इनकम प्लस पेरेंट्स को सपोर्ट करने का इनकम पूरा दिखाना पड़ता है। अब 21 साल की एज में कोई उतना इनकम दिखा पाएगा नहीं दिखा पाएगा वो तो गारंटी है नहीं, और जब तक वो उस एज तक पहुंच जाते हैं जब वो आपको ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं और फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं प्रूव करने के लिए, तब तक आप रिटायरमेंट एज तक पहुँच जाते हो। तो आप उस टाइम पर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा होपफुली। लेकिन अब आपका पूरा करियर तो निकल गया उसी स्ट्रेस में साल साल रिन्यू कराने के लिए। लेकिन दिस केस इज स्टिल बेटर देन द प्रीवियस केस वेयर योर चिल्ड्रन एज्ड आउट एंड दे हैड टू लीव द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करियर्स कैसे खराब हो जाते हैं H1B पर। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म करियर बनाना चाहते हैं यूएस में और आप H1B पर हैं और आपका ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब होता यह है कि जब आपकी कोई कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करती है,
then you have to stick with that company until you get a green card. Now if you decide to leave the employer, आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ जाते हैं ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के लिए, और दैट कैन बी क्वाइट अ बिट ऑफ हैसल। और अगर आप ले ऑफ हो जाते हैं, अगर आपका जॉब चला जाता है, तो अगेन विद इन 60 डेज आपको जॉब ढूंढना पड़ जाएगा, और अगर आपको जॉब नहीं मिला आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर आपके साथ ऐसा इशू नहीं होता है, आपका जॉब स्टेबल भी है, तब भी केस ये होता है कि जो आपका जो टाइटल था उस टाइम पर जब आपका ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया गया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपको उसी टाइटल में ही रहना पड़ेगा जब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता। ठीक है, और अगर ग्रीन कार्ड का प्रोसेस कई कई सालों तक चल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, एंड योर एम्प्लॉयर कैन एक्चुअली अब्यूज दैट एंड एक्चुअली एक्सप्लॉइट योर केस and make you work for lower pay and for longer hours, and that happens quite a bit. आपका करियर की जो चाबी है वो आपके एम्प्लॉयर के हाथ में आ जाती है, और अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होता या सिटीजनशिप होती तो आप जितने चाहे प्रमोशंस ले सकते थे, आप जो कंपनी में शिफ्ट होना चाहे हो सकते थे, बिकॉज आपके पास वो लग्जरी नहीं है। ये आपके करियर को डैमेज करने का एक अच्छा तरीका है, और जो एम्प्लॉयर्स बहुत एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो ये सारा सिचुएशन समझने के बाद अभी आपको क्या लगता है, आपको यूएस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको यूएस में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्यों ना लो ना। बस यही मान के चलो कि यू कैन गेट टू लिव इन द यूएस फॉर 3 to 6 years, और उसके बाद आप मेंटली रेडी हो जाओ कि अगर वापस आना पड़ जाता है हम आ जाएंगे वापस। आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मैं इस केस को कैसे जानता हूँ वो नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको जो केस है वो बता देता हूँ। प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस एक कंपनी का क्लाइंट है, जो कि इंडियन कंपनी है, उसका क्लाइंट है प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस क्लीवलैंड में। और वहाँ पर एक एम्प्लॉय ऐसा था जो कि कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आया था 6 साल के लिए, 3 साल का H1B और उसके बाद 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया था। जब वो एम्प्लॉय, इंडियन एम्प्लॉय क्लीवलैंड आया था ओहायो में, तब उसका बच्चा जो था वो क्लास 1 में था, फर्स्ट ग्रेड में था, और उस आदमी ने 6 साल तक जॉब किया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और उसको वापस जाना पड़ गया। प्रोग्रेसिव का एम्प्लॉय तो था नहीं वो, और उसका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कोई चारा ही नहीं था कि वो वापस चला जाए। लेकिन उसका जो बच्चा था जो ग्रेड 1 में, क्लास 1 में था, वो अब क्लास 7 में आ चुका था। तो इतने साल जो फॉर्मिंग ईयर्स जो होते हैं उसने यूएस में बिता दिए। अब वो बच्चा तो यूएस छोड़ के वापस जाना चाहता है नहीं, उसको ना जो भी स्टेट लैंग्वेज है वो पढ़नी लिखनी सीखी है, या हिंदी या जो भी उनकी लैंग्वेज है सीखी नहीं थी स्कूल में, वो इंडिया में जाके ये सब करना पड़ जाएगा। तो वो बच्चा रोने लगा, तो उसने जाके अपने बॉस से रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो भाई, तो उन्होंने मना कर दिया, और उसके बाद कोई ऑप्शन था नहीं, वो वापस चला गया इंडिया। इसीलिए अगर आप ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं जहाँ पर आपके बच्चों को यूएस छोड़कर वापस इंडिया जाना पड़ जाए, इसीलिए उस सिचुएशन को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने बच्चों को कल्चरली अवेयर रखें। ऐसा कभी ना करें कि दी ओनली लैंग्वेज दे कैन स्पीक इज इंग्लिश। They should know their mother tongue, whether it is Kannada, Telugu, Punjabi, Bengali, whatever language it is, and then try and make sure that they also understand Hindi. और अगर वापस इंडिया जाना पड़ गया तब उनको कम से कम एसिमिलेट करने में उतनी भी दिक्कत ना आए। तो इन समरी, हाँ भाई, मान लिया कि यूएस में इमिग्रेशन टफ है, मान लिया कि बाकी कंट्रीज में इमिग्रेशन थोड़ा इजी है, लेकिन बाकी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज़ भी तो होनी चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आपको अच्छा जॉब मिल जाता है, आपका ग्रीन कार्ड बन जाता है, देन नथिंग लाइक इट, फैंटास्टिक, गुड फॉर यू। बट उसके चांसेस कम हैं एज कम्पेयर टू यूएस के। और ये भी तो बात है कि हो सकता है कि आपको यूएस में H1B मिले ही ना, बट द चांसेस ऑफ यू गेटिंग एन H1B एंड अ जॉब इन द यूएस आर स्टिल ब्राइटर बिकॉज यू आर टारगेटिंग द बिगर बास्केट। होपफुली आई मेड माई पॉइंट क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस अमेरिका। अब क्या है यार ये? This is a conference room of my office.